बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम जो टॉपिक एसएलओ कवर कर रहे हैं उसमें हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनल्स क्या है? ये सेल के अंदर मौजूद उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से सेल डिफरेंट काम करता है। जब सेल ये काम करता है तो आप कहते हो कि सेल इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाता है। इसलिए हम सेल के लिए लफ्ज यूज करते हैं कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का, क्योंकि ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो खुद को सरवाइव रख पाता है। अपने तमाम जरूरी काम ये खुद ही करता है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम प्लास्टिड्स पढ़े थे। प्लास्टिड्स क्या है? ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं और ये पिगमेंट्स कलरफुल होते हैं, इसलिए आप देखते हो कि इनका कलर होता है। अब ये प्लास्टिड मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपके पास प्लांट सेल्स में होते हैं या फिर कुछ एल्गी सेल्स में होती है। एल्गी क्या है? ये भी प्लांट की तरह के, प्लांट नहीं होते, प्लांट की तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप ग्रेड 11 में आप इन पे पूरा चैप्टर पढ़ोगे। अब होता यह है कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये प्लांट को फूड बना के देते हैं। ये देख रहे हो, मैंने दो बातें लिखी हुई हैं। ये प्लांट को फूड बना के देते हैं, फिर उसके बाद उस फूड को स्टोर भी करते हैं ताकि प्लांट को जब बाद में फूड चाहिए हो तो हमने एक्स्ट्रा फूड स्टोर किया हो। ठीक है, तीन तरह के होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने कल इसकी पहली टाइप पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट ऐसा पिगमेंट है जिसके अंदर, ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। इफ यू रिमेंबर, हमने इस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल का नाम दिया था। ये दो नाम आपने कंफ्यूज नहीं करने। क्लोरोप्लास्ट सेल का ऑर्गेनल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। हम इसकी 3D डायग्राम देखते हैं और वहां से इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं। कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैं क्विकली आपको इसका स्ट्रक्चर रिवाइज करके देता हूं। ये देखो, पहले मैं सिर्फ जूम करूंगा, आपने इसको खुद से ऑब्जर्व करना है। ये देख रहे हो, आधा स्ट्रक्चर हमने वैसे ही छोड़ा हुआ है ताकि हमें पता लगे ये बाहर से दिखने में कैसा लगता है, और आधे को ना हमने काटा हुआ है, डायसेक्ट किया हुआ है ताकि हम इसके अंदर भी देख सके। अब अगर आप इसको जूम करके देखो तो आपको पता लगता है कि इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मैं लेबल भी करवाऊंगा। और अंदर की तरफ ये जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रही है, ये असल में लिक्विड पोर्शन वाली जगह। यहां पे इनका एक लिक्विड पोर्शन होता है। इस सारे खाली हिस्से को जहां पे फ्लूइड होता है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और जरा देखो, इनके अंदर छोटे छोटे ग्रीन कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये असल में क्या है? थैलाकॉइड्स हैं। क्या आप इसको देख सकते हो कि आपके पास यहां थैलाकॉइड के अंदर कुछ पर्पल डॉट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये पर्पल कोई रियल इनका कलर नहीं है, हमने बस ग्रीन से डिफरेंट नजर आने के लिए इन्हें पर्पल किया हुआ है। यहां देख रहे हो, ये जो आपके पास पर्पल डॉट्स है ना, ये असल में वो ग्रीन पिगमेंट है जिसे मैंने अभी क्लोरोफिल कहा। ठीक है, इसको जूम आउट करते हैं और मैं आपको जल्दी से इसका स्ट्रक्चर जो है वो लेबल करके देता हूं। चलें जी, बाहर से हमने देखा आपके पास एक लेयर है, मेम्ब्रेन की कवरिंग है जिसे आप आउटर मेम्ब्रेन कहते हो। फिर आप नीचे आते हो तो अंदर की तरफ एक और मेम्ब्रेन की लेयर होती है, इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, मजीद अंदर जब आओ तो ये जो पोर्शन है जो आपको यहां खाली नजर आ रहा है, असल में यहां लिक्विड होता है, इसे हम कहते हैं इट इज स्ट्रोमा। ठीक है,
फिर मजीद स्ट्रोमा के अंदर हम देखते हैं हमें यूं छोटे छोटी वेसिकल्स नजर आती हैं। उर्दू में हम कहते हैं छोटी छोटी थैलियां नजर आती हैं, जैसे कॉइन नहीं होते इस तरह की होती हैं। ये जो आपके पास छोटी छोटी वेसिकल्स हैं इन्हें हम कहते हैं थैलाकॉइड। अब ये एक से ज्यादा होती हैं, और एक से ज्यादा किस तरह अरेंज होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होती हैं ताकि कम जगह पे ज्यादा सारी थैलाकॉइड्स आ जाएं। जब थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होते हैं हम इसको कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम का प्लूरल होता है ग्रेना। अब ग्रेना या ग्रेनम क्या है, एक से ज्यादा थैलाकॉइड। अब मैं आपको थैलाकॉइड को काट के दिखाता हूं कि ये अंदर से कैसे है। इसको आप जूम करें तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो थैलाकॉइड है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। यहां पे आपको वो पर्पल डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये जो छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स है ना, असल में ये बच्चों आपके क्लोरोफिल हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ग्रीन नजर आता है। क्यों ग्रीन नजर आता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रेस करने जा रहा हूं। ये जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, मैं दोबारा से यहां ड्रॉ करूंगा, आपको इनका जो स्ट्रोमा होता है इसमें डीएनए मिलता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर इसका अपना डीएनए होता है। हमने पढ़ा था कि सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, लेकिन दो और स्ट्रक्चर ऐसे हैं सेल के जिनके पास उनका अपना डीएनए है। एक है क्लोरोप्लास्ट, और अगर याद करो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दूसरा स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए था। अच्छा, डीएनए के साथ साथ हमें यहां पे छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ये जो छोटे डॉट्स होते हैं ये असल में राइबोसोम्स होते हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो क्लोरोप्लास्ट के पास अगर अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स है, तो इसका मतलब यह है कि यह अपने लिए खुद बहुत सारी प्रोटीन्स बना लेता है। इसे न्यूक्लियस की मदद नहीं चाहिए होती। यह बात समझते हो, हम कहते हैं कि न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए, और डीएनए से प्रोटीन्स बनती हैं जिसे सेल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है तो इसका मतलब है ये अपने लिए बहुत सारी प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी एक खसूसियत है। वापस आते हैं स्लाइड पे, स्ट्रक्चर हमें रियलाइज हो गया किस तरह का है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें, ओवल शेप का होता है, देख रहे हो, ओवल शेप का मतलब है पूरी तरह गोल नहीं है। दो लेयर्स होती है मेम्ब्रेन की, एक आउटर और एक इनर। ये देखो, अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस का मतलब होता है वो जो भी मैंने आपको इनके अंदर खाली जगह दिखाई थी, वो जो खाली जगह है उसमें फ्लूइड होता है। इस जगह को आप कहते हो स्ट्रोमा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एग्जामिनर आपसे यही बातें पूछते हैं। फिर हमने देखा था कि इनके अंदर यूं छोटी छोटी वेसिकल्स पड़ी हुई थी। कहता है ये जो वेसिकल है ये असल में थैलाकॉइड होते हैं, और जब बहुत सारे वेसिकल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होते हैं तो आप इसे ग्रेना कहते हो। सिंगुलर ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना। ये जो थैलाकॉइड है ना, अब आपने देखना है इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, देख रहे हो मैं इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर डॉट्स बना रहा हूं। कहते हैं इनकी मेम्ब्रेन्स पे ना कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये असल में क्लोरोफिल होते हैं, और ये वो क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसका कलर ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होने की वजह से हमें क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन नजर आता है।
और क्लोरोप्लास्ट चूंकि लीव्स में होते हैं तो हमें लीव्स भी ग्रीन नजर आते हैं। अब समझ आई कि आपको प्लांट ग्रीन क्यों नजर आता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को, वो जो सूरज की शुआएं आ रही हैं उसको एब्जॉर्ब करना। और ये जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक, यहां एक टर्म लिखा हुआ है एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी इंग्लिश लफ्ज है, इसका मतलब आता है ना, एसेसरी जो है ये इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है हेल्पफुल, मददगार। ठीक, क्लोरोफिल का काम सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन प्लांट के अंदर और भी पिगमेंट्स होते हैं, वो भी सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल को मदद करते हैं किस काम में? फोटोसिंथेसिस। सनलाइट क्यों एब्जॉर्ब हो रही है? क्योंकि प्लांट इस सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर वो प्रोसेस है जिसकी मदद से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेना पड़ता है। जबकि प्लांट्स जो हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट है जो इन्हें सनलाइट एब्जॉर्ब करके देते हैं। जब ये सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, और जब इनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास आगे एक चैप्टर आएगा जहां हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ना है। ये देखो, इसको अगर आप जूम करके देखो, ये आपके पास सेल है और सेल के अंदर वो ग्रीन डॉट्स देख रहे हो सेल के साइटोप्लाज्म में, ये असल में, ये देखो इनकी मूवमेंट दिखाई जा रही है। ये हर ग्रीन डॉट जो है ना, ये आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, जिसको अभी हमने पढ़ा है। इस तरह से हमें प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन क्या हमने नोटिस नहीं किया कि प्लांट में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते? जैसे आपके पास यहां पे मल्टीपल फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हो कि इन फ्लावर्स में ग्रीन के अलावा और बहुत सारे कलर्स हैं। इसी तरह आप फ्रूट्स को देखते हो, जूम, तो फ्रूट्स में भी आपको अदर देन ग्रीन और बहुत सारे कलर्स मिल रहे होते हैं। तो अगर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है तो ये जो फ्लावर और फ्रूट्स के कलर्स हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन है, ये फिर कलर कहां से आते हैं? तो इसके लिए प्लांट्स में एक अलग पिगमेंट होता है, इसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये देख रहे हो, ये क्लोरो नहीं है, ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये भी एक प्लास्टिड ही है। ठीक है, प्लास्टिड क्या थे? जिनमें पिगमेंट्स होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो है इसके अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं जो रेड कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं या येलो कलर के हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लांट में ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और हमें पता है कि प्लांट के कौन से हिस्से हैं जिनमें ग्रीन के अलावा कलर होते हैं। दो ही तो मेजर हिस्से हैं, फ्लावर होते हैं और दूसरा आप देखते हो इनमें फ्रूट्स होते हैं। तो इनके फ्रूट्स और फ्लावर का जो कलर है वो असल में क्रोमोप्लास्ट की मदद से होता है। ये क्रोमोप्लास्ट कहां होते हैं? ये फूल की पत्तियों में होते हैं। फूल की पत्ती समझते हो ना, इसे हम बायो में पेटल कहते हैं। अभी मैं आपको फ्लावर दिखाऊंगा भी, और इसके साथ ये फ्रूट्स में होते हैं। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये पॉलिनेशन करवाते हैं। सेकंड सिमुलेशन पे है, किसी को पता है पॉलिनेशन क्या होती है? नहीं पता तो मैं एलैबोरेट करूंगा। उस्मान आइडियल स्कूल से हैंड रेज हुआ था। एनी आइडिया व्हाट इज पॉलिनेशन? अच्छा, एक चीज आप सबने ऑब्जर्व की होगी, नहीं चल रही, पूछता हूं जी मैं, कि आपके पास डिफरेंट जो प्लांट्स हैं आप देखते हो इनके ऊपर बाजुकात कई तरह की फ्लाइज आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। वो किसी मकसद के लिए आ रहे होते हैं।
जी अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, इधर चलाओ। व्हाट इज पॉलिनेशन? Transfer of pollen from anther to stigma. एंथर टू स्टिग्मा, वेरी नाइस। बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन है। आई होप कि आपको खुद भी पता होगा आपने क्या कहा है। पता है? अभी समझ लेते हैं। इन्होंने कहा एंथर एक स्ट्रक्चर है प्लांट में, वहां से एक छोटा सा दाना होता है जिसे कहते हैं पोलन ग्रेन, उसका एंथर से ट्रांसफर हो जाना स्टाइल पे, स्टिग्मा पे, ये इन्होंने कहा है। अभी हम फ्लावर को अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो, ये आपके पास पर्पल नजर आ रहा है कलर, गेस करो ये पर्पल कलर किस वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। और नीचे देख रहे हो ग्रीन कलर नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर किस वजह से है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन भी एक काम है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये जो कलरफुल पत्तियां हैं ये वो पेटल्स हैं जिनमें क्रोमोप्लास्ट होता है। लेकिन जरा गौर कर सकते हो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स, इनको अगर मैं हाईलाइट करूं, ये छोटे छोटे येलो या ब्राउन कलर के उभार नजर आ रहे हैं, इसको जूम करें, ये आपके पास बच्चों एंथर है। ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है ना, ये वो एंथर है। इस एंथर के अंदर एक छोटा सा दाना होता है जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। लेकिन साथ ही देखो ये एक मोटी सी डंडी नजर आ रही है, देख रहे हो? ये आपके पास इसका जो ऊपरला हिस्सा है ये आपके पास स्टिग्मा है और नीचे स्टाइल है। हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी हमने डिटेल में नहीं जाना। एंथर से जो पोलन ग्रेन है, ये जो दाना है, जब ये स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है इसे कहते हैं पॉलिनेशन। ये प्लांट्स के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड है। रिप्रोडक्शन समझते हो? जब नए प्लांट्स ने बनना होता है तो उस वक्त ये काम होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर। ये आपके पास फ्लावर का वो डिटेल स्ट्रक्चर है। एंथर से पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पे, यहां पे करके एग पड़ा होता है, ठीक है? और जो एंथर से पोलन आता है, पोलन के अंदर मेल गैमीट पड़ा होता है। एग क्या है? एग आपके पास फीमेल गैमीट है। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं तभी नया प्लांट बनता है। मैंने बहुत आसान बता दिया कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो नया प्लांट बनता है। ये जो आपके पास मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाता है इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ये जो पॉलिनेशन हो रही है इसमें क्रोमोप्लास्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये तो कलरफुल पिगमेंट्स हैं, इनका इसमें क्या रोल है? अब पॉलिनेशन करने के लिए ना हमें किसी हेल्पर की मदद चाहिए होती है। आप अक्सर देखते हो कि आपके पास फ्लावर्स जो हैं वहां पे डिफरेंट इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ये जो आपके पास इंसेक्ट है ना, ये जब एक प्लांट के ऊपर बैठता है ना तो उस प्लांट से पोलन ग्रेन इसकी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। ये बात समझ रहे हो? जब ये इंसेक्ट एक फ्लावर पे आके बैठा तो इसके प्लांट के पोलन ग्रेन इस इंसेक्ट के ऊपर गिर जाते हैं। अब ये इंसेक्ट जब मूव करके दूसरे प्लांट पे आता है ना तो ये उन पोलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है? जब वो एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर तक जा रहा होता है तो वो असल में उस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को यहां ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इस इंसेक्ट को क्या चीज अट्रैक्ट करती है फ्लावर की तरफ? ये बात समझ रहे हो? इंसेक्ट को किस चीज ने अट्रैक्ट किया कि वो फ्लावर्स की तरफ जा रहे हैं? इनमें से एक चीज होती है
इन फ्लावर का ब्यूटीफुल कलर। ये जो इन फूलों का कलर होता है ना, ये भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। दूसरी चीज फूड करती है, लेकिन हम अभी उसमें नहीं जा रहे। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फूलों का कलर है, ये असल में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है। और ये कलर किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की मदद से। बात समझ आई? थर्ड आपके पास प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। तीन तरह के प्लास्टिड पड़े, ये देखो मैं पीछे जाके दिखाता हूं। हमने कहा प्लास्टिड्स क्या है? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, और ये कितनी तरह के हैं? तीन तरह के। पहला हमने कहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन सा प्लास्टिड है? जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी क्लोरोफिल होता है। सेकंड हमने पढ़े हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो है जो फूलों को और फलों को कलर देते हैं। तीसरी टाइप है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, इसको ध्यान से सुनना, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, अगर इनका कोई कलर नहीं है तो ये फिर कहां होते हैं? ये प्लांट्स की रूट्स में होते हैं और प्लांट के सीड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, रूट्स का आप देखते हो ना, कोई कलर नहीं है, जैसे फ्लावर का होता है, लीफ का होता है। इसी तरह सीड जो है उसका कोई कलर नहीं है। इनमें आप देखते हो बांस का होता भी है, लेकिन असल में रूट्स और सीड, इनके अंदर तीसरी किस्म का प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस होता है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करवाता, तो ये फिर क्या करता है? ये इन सीड्स में फूड स्टोर करता है। अब मैं आपको दोबारा जाके रिलेट करता हूं। फूड को स्टोर करना किसका काम है? ल्यूकोप्लास्ट का। अब जरा आओ वापस, जब हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन किया था, क्या हमने प्लास्टिड पढ़ते हुए यह जिक्र नहीं किया कि प्लास्टिड्स क्या करते हैं? ये फूड बना के भी देते हैं और प्लांट में फूड को स्टोर भी करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया कौन सा प्लास्टिड है जो फूड स्टोर करता है? थर्ड प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट चूंकि कलरलेस है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करवाता, तो ये फिर क्या करता है? प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है, जिसमें आप देखते हो स्टार्च है, फैट है, प्रोटीन है। ये डिफरेंट फूड्स हैं जिन्हें स्टोर किया जाता है। और क्यों स्टोर किया जाता है? ताकि जब प्लांट को जरूरत हो तो उसे ये फूड दिया जाए, या सीड के अंदर जब सीड ग्रो करता है ताकि उस सीड से एक नया प्लांट बन सके, तो उसमें भी हम देखते हैं फूड चाहिए होता है, और फूड देता है ल्यूकोप्लास्ट। चलें जी, अपने टाइम के मुताबिक मेरे 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं, इसको हम यही कंक्लूड करते हैं। स्पीड हम आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। असल चीज है आप जितना पढ़ो उस पे अपने क्लास टीचर के साथ एंगेज हो। आज हमने सिंपली क्या किया है? प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स को स्टडी किया है। अब आपके टीचर्स जो हैं वो आपके साथ एंगेज होंगे। जिन क्लास में टीचर्स हैं, टीचर्स आपको ये टॉपिक रिवाइज करवाएं, बुक से पढ़ाएं, आप उनसे क्वेश्चन करो। जो टीचर के अलावा मुझसे डायरेक्ट लिंक होना चाहते हैं वो बच्चे मुझसे क्वेश्चन करें। और जहां पे टीचर्स आपकी क्लास में लिंक हो रहे हैं, आप चाहे तो यहां से हमारा जो माइक है वो ऑफ कर दो ताकि आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस ना हो। वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक कल ही बायो के ग्रुप में शेयर हो चुका है। टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलें जी, क्लास टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करें। जितना पढ़ो समझ के पढ़ो। कैमरास बच्चों ऑफ ना करो, कैमरा ऑन रहेंगे तो मुझे पता लगेगा आप लोग एंगेज हो रहे हो। और डायरेक्ट मेरे से भी क्वेश्चन करो। लिटिल स्टार्स ने हैंड रेज किया जी बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आपने ये जितने ऑर्गेनल्स पढ़ाए हैं एट द एंड ऑफ दिस एसएलओ, हाँ जी, इन सब की एक प्रॉपर ऐसी सिमुलेशन जिसमें इनकी सिर्फ फंक्शन वर्किंग सिर्फ दिखाई जाए, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, सारे हर एक स्ट्रक्चर को डीपली आपने एक्सप्लेन किया जी एंड सर। आई अप्रिशिएट फॉर दिस। तो अगर वो वर्किंग अगर एक दफा आ जाएगी तो वो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो अच्छा, जाएगा। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं। एज ए टीचर मेरी भी यही कोशिश होती है जब मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा होता हूं।
एक तो ये कि वर्किंग में जब हम जाएंगे वो बड़ी डिटेल हो जाएगी। अब जैसे मैं बच्चों को ये बताना चाहूँ कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं, तो वो एक अलग चैप्टर है, उसको मैं अभी इंसाफ ही नहीं कर सकूंगा। अभी मैं सिर्फ बता ही सकता हूँ कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। दूसरी चीज, हमारे पास जो मल्टीपल सोर्सेज है ना, उनकी भी आगे एक लिमिटेशन होती है। हमने आल्दो के वो पेड लिए हुए हैं, लेकिन वो पेड में भी उन्होंने सिर्फ हमें देख के अपना सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप किया या ऐप डेवलप नहीं की, उन्होंने ओवरऑल सबके लिए की होती है। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमें वो चीज़ उस तरह से वहां नहीं मिलती। यही वजह है कि जब मुझे कोई चीज़ वहां वीडियो में नहीं मिलती तो मैं क्या करता हूं, यहां पे शॉर्ट वीडियो क्लिप्स ऐड कर लेता हूं। जैसे ये देखें, ये सब क्या है कि किसी तरह से स्टूडेंट्स के जहन में एक इमेज मेमोरी बिल्ड की जाए। अब ये कंसेप्ट है, मुझे इसकी सिंपल वीडियो नहीं मिली। यहां देखें, ये फूड वैक्यूल का मैंने कंसेप्ट बताना है कि फूड वैक्यूल क्या है। तो बाज़ औक़ात फिर हमें इस तरह की लिमिटेशंस का हमारे एंड पे नहीं, लेकिन हमें फेस करनी पड़ती है कि हर एक रिसोर्स जो नेट पे पड़ा है वो एन हमारी जरूरत के मुताबिक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मेरे खुद जेन में है एटलीस्ट फंक्शन ना भी सही, लेकिन कुछ ना कुछ एक समरी हमारी हो जाए एट द एंड के, हर एक स्ट्रक्चर को बच्चे को दिखा दिया जाए ये सेल में किस तरह से है और क्या काम कर रहा है। बाकी बच्चों ने बहुत सारे कंसेप्ट आगे ग्रेड बाय ग्रेड पढ़ने हैं, कुछ इसी ग्रेड में पढ़ेंगे, कुछ अगले ग्रेड में पढ़ेंगे। तो आई होप बातें अगर याद रह गई हैं तो वो चीजें खुद ब खुद लिंक होती जाएंगी। जी, किड्स एजुकेयर कैंपस गर्ल्स, उस्मान, आइडियल, कामरान आप लोगों के टीचर नहीं है, कोई आपको नहीं पढ़ा रहा, आप लोग बिल्कुल ब्लैंक बैठे हुए बच्चों। जी, किड्स एजुकेयर, वालेकुम अस्सलाम। सर हमने डायग्राम्स करनी है। डायग्राम पढ़ने से क्या मतलब है? सर मतलब कि वो भी बनानी है या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही लेना है? अच्छा जी, कुछ चीजें हैं जो मैं आप सबको क्लियर कर दूं। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं। एक तो आपको ये कंफ्यूजन आ रही है कि यहां आपके पास टीचर्स आके जो स्लाइड से पढ़ा रहे हैं शायद वो उनका काम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। ऐसा नहीं है। आप लोगों को बार बार कह रहे हैं किताब करिकुलम पे बनती है, और करिकुलम के अंदर जो चीज आपको मयसर होगी बच्चों वो ये SLOs हैं जो आप हमारे पास पढ़ रहे हो। ये देखो, अब आपकी जो बुक आएगी ना नई, उसके अंदर जहां सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, उसके जो स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाएंगे वो इस SLO के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाएंगे। तो हम आपको डायरेक्ट SLO ही पढ़ा रहे हैं ताकि आप जिस भी किताब से पढ़ो आपको ये चीज समझ आ जाए। अब जब आप SLO पढ़ लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो SLO कह रहा है स्केच करो। स्केच का क्या मतलब है? डायग्राम के साथ स्ट्रक्चर को समझो। जब आप डायग्राम के साथ स्ट्रक्चर समझ रहे हो तभी आप SLO की दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे जो कि कहती है आप इनका रोल भी बताओ, फंक्शन भी बताओ। तो आपको डायग्राम पढ़नी है, समझनी है। मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूं, जो मैं समझ गया हूं आपके एंड पे प्रॉब्लम आ रही है, हम ऐसी डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, यही मसला आ रहा है ना कि पेपर के लिए यहां पे तो आपके पास वो एक सिमुलेशन बेस आ जाती है, 3D आ जाती है, 2D आ जाती है। हम कैसे करें? आपने इस तरह से एग्जैक्ट नहीं करना, आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ करो। आप दो सर्कल ड्रॉ करो, कहो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स ऊपर नीचे ड्रॉ करो, कहो ये आपके पास थैलाकोइड्स हैं जो अरेंज होकर ग्रेनम बना रहे हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है आप स्पेक्स में इतनी डिटेल में जाओ, खुद से डायग्राम्स को इंटरप्रेट करो, लेबलिंग करो, और बिल्कुल करनी है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब SLO बेस एग्जाम की तरफ हम जा रहे हैं, SLO बेस एग्जाम का मतलब होता है एग्जामिनर ने ना ये SLO उठाने और उसने देखने अच्छा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इनमें से मैं क्या क्वेश्चन बना सकता हूं, और मैंने हर दफा कोई ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो बार बार रिपीट ना हो। तो वो फिर डायग्राम भी उठाएगा और उन वो डायग्राम से क्वेश्चन भी बनाएगा, वो आपसे डायग्राम की लेबलिंग करवा लेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का तो आपसे कहेगा डायग्राम खुद स्केच करो और लेबल करो। तो आपने यहां पढ़ाई गई किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। कंटेंट में थ्योरी है, डायग्राम है, आपने हर चीज को स्टडी करना है। और मेरा ये तरीका होता है, मैं बच्चों को एनकरेज करता हूं, डायग्राम देखो, इसको इंटरप्रेट करो, खुद से इसके जुमले बनाओ। बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है, अंदर खाली जगह है जो कि स्ट्रोमा था, ठीक है, सर ने हमें ऐसे ऐसे बताया था। डायग्राम को इंटरप्रेट करना सीखो, खुद ही आपके टॉपिक्स याद होना शुरू हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, अपने क्लास टीचर्स को एंगेज करें, आपके पास वर्कशीट होनी चाहिए।
नहीं है तो होनी चाहिए। मैं अभी बता देता हूं, कल हमने इसी स्लाइड को पढ़ना है। अभी हमारे 2 ऑर्गेनल्स रह गए हैं जो कि इसी स्लाइड में है। एक है वैक्यूल और उसके बाद साइटोस्केलेटन है जो थोड़ा सा एडवांस है। तो आप लोगों ने स्लाइड है तो स्लाइड से पढ़ लो, नहीं तो वर्कशीट लाजमी करके आओ, ताकि हम कल इसको यहीं से कंटिन्यू करें। हमारे लेक्चर का टाइम हो गया है। इस चीज को आइंदा कोशिश किया जाएगा कि 20 से 25 मिनट मैं पढ़ाऊं, फिर आप अपने क्लास टीचर के साथ एंगेज हो और टीचर इन्हीं कंसेप्ट को बच्चों को समझाए, क्योंकि नया कंटेंट जो आने वाला है वो इन्हीं एसएलओस पे होगा। और आपने अगर मुझसे समझा है, क्लास टीचर से समझा है, वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस की है, तो बच्चों आप बाकी सबसे एडवांस हो। बाकी अभी वेट कर रहे हैं किताब आने का, आप किताब मुकम्मल भी कर चुके होगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। ब्रेक है आपकी 8